अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने जनरल मेथड्स ऑफ फूड एनालिसिस के जो स्टार्ट किया हुआ था। पिछले लेक्चर्स में जो था वो हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो सैम्पल हो, अगर हमने फैट का एनालिसिस किस तरह करना है, जिसमें हमने सॉर्कुलेट मेथड डिस्कस किया। इसके अलावा हमने मिनरल्स का एनालिसिस हम अपने फूड आइटम्स के अंदर से, फूड सैम्पल्स के अंदर से किस तरह से हम कर सकते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में जो था वो डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास सैम्पल्स हो, उसके अंदर प्रोटीन मौजूद हो, तो प्रोटीन का हम किस तरह से एनालिसिस करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने सैम्पल्स के अंदर से प्रोटीन के एनालिसिस के लिए। तो आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ फूड एनालिसिस, हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, आज का जो हमारा है वो है प्रोटीन एनालिसिस, या फिर हम एनालिसिस ऑफ प्रोटीन देखते हैं फूड आइटम्स में से। कि हमारा जो डिफरेंट के फूड आइटम्स हैं उनके अंदर अगर प्रोटीन कंटेंट मौजूद हो तो प्रोटीन्स को जो है वो हम किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। आपको पता है कि प्रोटीन्स जो है वो बेसिकली अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स होती हैं। तो डिफरेंट 20 जो है वो एसेंशियल या 20 अमाइनो एसिड्स जो है वो नेचुरली पाए जाते हैं प्रोटीन्स के अंदर। और प्रोटीन्स जो है वो एक दूसरे से किस लिहाज से डिफरेंट करती है कि कौन से टाइप के अमाइनो एसिड्स मौजूद है, सेकंड के किस सीक्वेंस के अंदर जो है वो अमाइनो एसिड्स मौजूद है। तो वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स मौजूद है। तो और बेसिकली डिपेंड किस पे करती है कि कौन कौन से अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, किस टाइप के जो है वो अमाइनो एसिड्स हैं, किस तरह का सीक्वेंस के अंदर मौजूद है। उनके एनालिसिस के लिए जो है वो डिफरेंट मेथड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, जिसमें हम सबसे पहला हमारा जो स्टेप आ जाता है सैंपल की प्रिपरेशन का आ जाता है। तो सैंपल प्रिपरेशन हमारे पास एज इट इज सेम उसी तरह से हम कहते हैं कि हमने अपना सैंपल को जो है वो कोई भी सोल्यूशन फॉर्म के अंदर या अपने सैंपल को जो है वो किसी भी इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं कि जिससे हम क्या कर सकें, अपने सैंपल के अंदर जो स्पेसिफिक कंटेंट है वो हम एनालाइज करें। अब डिफरेंट सैंपल्स हमारे पास होते हैं तो उनको प्रिपेयर करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिसमें हम वेट आइशिंग, ड्राई आइशिंग, या फिर हम अगर हमारे पास कोई लिक्विड फॉर्म के अंदर है तो हम उसका सॉल्युबल या होमोजेनाइज सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट मेथड जो हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ प्रोटीन्स का वो है जल्डाल मेथड। जल्डाल मेथड जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है प्रोटीन के एनालिसिस के लिए कि किस टाइप की प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद है। जो फर्स्ट है वो है जल्डाल मेथड। ठीक है, जल्डाल मेथड जो है वो बेसिकली प्रोटीन के लिए इस्तेमाल होता है। जल्डाल मेथड वाज डेवलप इन 1883 बाय जोहान जल्डाल। 1883 में जो था वो डेवलप हुआ था, डेवलप्ड इन 1883 बाय जोहान जल्डाल। ठीक है, इसीलिए जोहान जल्डाल ने जो था वो इसको डेवलप किया था, इसीलिए जो है वो इसको क्या कहा जाता है, जल्डाल मेथड कहा जाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं जल्डाल मेथड के, जिसके अंदर क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हम अपना फूड की का जो भी हमारे पास फूड प्रोडक्ट है जिसके अंदर से हम प्रोटीन का एनालाइज करना चाह रहे हैं उसकी डाइजेशन का है। सेकेंड हमारे पास जो है वो उसकी न्यूट्रलाइजेशन का है। एंड देन थर्ड स्टेप जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, उसकी टाइट्रेशन हम करवाते हैं। तो फर्स्ट अ फूड इज डाइजेस्टेड विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड सो दैट इट रिलीज नाइट्रोजन विच कैन बी डिटरमिन्ड बाय अ सूटेबल टाइट्रेशन। द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इज देन कैलकुलेटेड फ्रॉम नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फूड। बेसिकली जो हमारे प्रोटीन की हम कितने हमारे सैंपल के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ प्रोटीन मौजूद है उसको हम डायरेक्टली रिलेट करते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो है वो रिलीज होते हैं, या हमारे सैंपल के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन मौजूद है। तो इसलिए फर्स्ट जो हमारे पास स्टेप आता है वो आता है डाइजेशन का। 3 स्टेप्स होते हैं जल्डाल मेथड के, जिसमें हमारे पास फर्स्ट मेथड है प्रोसीजर का। अगर हम फर्स्ट स्टेप देखें जिसमें है डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास फूड सैंपल आता है उसको हम वे करते हैं और देन हम उसको क्या करते हैं, डाइजेशन फ्लास्क के अंदर ऐड कर देते हैं। एंड देन डाइजेस्टेड बाय हीटिंग इट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच डाइजेस्ट द फूड एंड हाइड्रस सोडियम सल्फेट टू स्पीड अप द रिएक्शन बाय रेजिंग द बॉइलिंग पॉइंट एंड अ कैटलिस्ट सच एज कॉपर, सिलीनियम, टाइटेनियम और मरकरी टू स्पीड अप द रिएक्शन। ठीक है, तो हम अपने क्या करते हैं, द फूड सैंपल इज
डाइजेशन में हम क्या करते हैं, द फूड सैंपल is digested in a digestion flask in a digestion flask with सल्फ्यूरिक एसिड आप ऐड करते हैं, जिसका मकसद क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि डाइजेशन करवाता है। एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट, एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट। इसके अलावा एंड अ कैटालिस्ट, और कोई सी कैटालिस्ट हम ऐड करते हैं। कैटालिस्ट क्या है, डिफरेंट कैटालिस्ट अवेलेबल हैं जो कि कौन कौन सी हो सकती हैं, कॉपर है, सेलेनियम है या फिर टाइटेनियम। कॉपर, सेलेनियम या फिर टाइटेनियम। ठीक है, हमने ये डाइजेशन के अंदर जो हम ऐड करते हैं, बेसिकली इसको ऐड करने का मेन मकसद यही होता है कि ये क्या कर सके, हमारे रिएक्शन को जो है स्पीड अप कर सके। डाइजेशन कन्वर्ट एनी नाइट्रोजन इन द फूड इनटू अमोनिया एंड द ऑर्गेनिक मैटर टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। डाइजेशन के अंदर बेसिकली क्या होगा कि अगर कोई भी नाइट्रोजन मौजूद होगी तो उसको, क्योंकि हम कह रहे हैं अमाइनो एसिड मौजूद है, तो नाइट्रोजन जो भी जनरेट होगी इसको अमोनिया में कन्वर्ट करेगी और जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा। अमोनिया गैस इज नॉट लिबरेटेड इन एन एसिड सोल्यूशन बिकॉज अमोनिया इज इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन विच बाइंड टू द सल्फेट आयन एंड दस रिमेन इन द सोल्यूशन। क्योंकि हमने क्या ऐड किया हुआ है, सोडियम सल्फेट ऐड किया हुआ है, जो भी अमोनिया जनरेट होगी वो लिबरेट नहीं होगी क्योंकि वो अमोनियम आयंस की फॉर्म में होगी जो कि सल्फेट के साथ बाइंड करके अमोनियम सल्फेट बनाती है। हमारे पास डाइजेशन का स्टेप पूरा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूट्रलाइजेशन का, कि जो हमारे पास डाइजेशन के बाद हमारे पास अमोनियम सल्फेट बनी है उसको हमने क्या करते हैं, हम उसकी न्यूट्रलाइजेशन करवाते हैं। तो उसके बाद जल्डाल मेथड के अंदर जो हमारा नेक्स्ट सेकेंड स्टेप आता है वो आता है न्यूट्रलाइजेशन का। न्यूट्रलाइजेशन में आप क्या करते हैं, आफ्टर द डाइजेशन हैज बीन कंप्लीटेड द डाइजेशन फ्लास्क इज connected to a receiving flask by a tube. The solution in the digestion flask is then made alkaline by the addition of sodium hydroxide which convert the ammonium sulfate into ammonia. अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, सोडियम सल्फेट और अमोनिया जो है वो वापस जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, द सोल्यूशन इज इन द डाइजेशन फ्लास्क मेड द अल्कलाइन बाय एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच कन्वर्ट द अमोनियम सल्फेट। द अमोनिया गैस दैट इज फॉर्म इज लिबरेटेड फ्रॉम द सोल्यूशन एंड मूव आउट द डाइजेशन फ्लास्क एंड इन टू द रिसीविंग फ्लास्क। जल्डाल मेथड के अंदर जो है हम वो क्या करते हैं, जब हमारी डाइजेशन कंप्लीट हो गई तो डाइजेशन फ्लास्क के साथ हम अपनी रिसीविंग ट्यूब अटैच कर देते हैं। ठीक है, जो हमारे जल्डाल मेथड या जल्डाल अपरेटस भी जिसको हम कहते हैं, अटैच कर देते हैं। हमने क्या किया, वापस से जो भी सोडियम सल्फेट के अंदर जो है हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, एज अ रिजल्ट हमारे पास अमोनिया दोबारा से जनरेट हुई। जो अमोनिया जनरेट होती है वो हम रिसीविंग फ्लास्क से क्या करते हैं, अमोनियम रिसीविंग फ्लास्क के जरिए जो है वो उसको दूसरी फ्लास्क के अंदर कलेक्ट करते हैं। Receiving flask converts the ammonia gas into the ammonium and simultaneously converts the boric acid to the borate ions। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होती है। न्यूट्रलाइजेशन हम किस तरह से करते हैं, बाय द एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड बोरिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो आता है टाइट्रेशन का। by the addition of sodium
सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या जनरेट होगा, अमोनियम सल्फेट जो है वो वापस से हमारे पास अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होगा। अमोनिया जो है वो रिसीविंग फ्लास्क जो है रिसीविंग फ्लास्क के अंदर क्या करेगी कि वो बोरेट आयन मौजूद है जो क्या करेंगे, ठीक है, बोरिक एसिड मौजूद है जो अमोनिया को क्या करते हैं, अमोनियम आयंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जो हमारे पास रिसीविंग फ्लास्क होगी उसके अंदर हमारे पास बोरिक एसिड मौजूद होगा, तो जो अमोनिया गैस हमारे पास डाइजेशन फ्लास्क के अंदर से जनरेट हो रही है बाय द एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होगी। जब वो रिसीविंग फ्लास्क के अंदर जाएगी तो रिसीविंग फ्लास्क के अंदर हमारे पास सोडियम बोरिक एसिड मौजूद है। बोरिक एसिड के साथ अमोनिया, बोरिक एसिड जो है वो अमोनिया को अमोनियम फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन का स्टेप होगा। नेक्स्ट हमारे पास बाय द एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड देन इट कन्वर्ट इनटू अमोनियम, और रिसीविंग फ्लास्क के अंदर बोरिक एसिड जो मौजूद होगा जो क्या करेगा, इसको वापस से अमोनियम आइंस की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करेगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन का स्टेप होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइट्रेशन का। द नाइट्रोजन कंटेंट इज देन एस्टिमेटेड बाय टाइट्रेशन द अमोनियम बोरेट फॉर्म विद द स्टैंडर्ड सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूजिंग अ सूटेबल इंडिकेटर टू डिटरमिन द एंड पॉइंट। जो हमारे पास अमोनियम बोरेट आयन बना था, ठीक है, उसको क्या करेंगे, अमोनियम प्लस बोरेट आयन जो हमारे पास बन गया था उसकी हम नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या आता है कि हम उसकी टाइट्रेशन करते हैं। तो थर्ड जो हमारे पास आता है वो आता है टाइट्रेशन का, कि जो भी हमारे पास रिसीविंग फ्लास्क के अंदर, जैसे मैंने बताया कि अमोनिया को जो बोरिक एसिड है वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट करेगा और साथ में हमारे पास बोरेट आयन मौजूद होगा। तो वो जो फ्लास्क के अंदर हमारे पास अमोनियम बोरेट आयन मौजूद होगा उसकी हम टाइट्रेशन करेंगे with the help of borate. The nitrogen content is estimated by titration of ammonium borate formed with standard sulfuric acid और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है हम उसकी अमोनियम बोरेट आयन की जो है वो टाइट्रेशन करेंगे। और जितना हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भी हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द टाइट्रेशन, जितना यूटिलाइज होगा वो इंडिकेट करेगा कि हमारे पास सैंपल के अंदर जो है वो कितनी अमाउंट के अंदर प्रोटीन मौजूद है, ठीक है। द नाइट्रोजन कंटेंट इज देन एस्टिमेटेड बाय टाइट्रेशन। estimated by the titration, ठीक। और टाइट्रेशन हम किसके साथ करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सोडियम। एक दफ़ा मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ जलडाल मेथड में कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप डाइजेशन का आता है जिसमें हम अपने फूड सैंपल को जो है वो डाइजेशन फ्लास्क के अंदर ऐड करके उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, सोडियम सल्फेट ऐड करते हैं और कैटलिस्ट ऐड करके हम उसकी डाइजेशन करवाते हैं। जब डाइजेशन हो जाती है तो हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं अमोनिया जनरेट होती है। अमोनिया को जो है वो अमोनियम फॉर्म के अंदर हम रखते हैं और बाकी जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है वो हमारे पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूट्रलाइज, फिर हम उसके साथ रिसीविंग फ्लास्क के टेस्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन का स्टेप करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की एडिशन करते हैं। इसके अलावा किस चीज़ की हम क्या करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की और हम बोरिक एसिड की जो है वो एडिशन करते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि जितने भी हमारे पास क्या है अमोनियम सोडियम सल्फेट बने हुए होते हैं उनको क्या करता है वापस से अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करता है और अमोनियम जो है वो जब क्या करता है बोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो अमोनियम और बोरेट आयन बनाता है। तो हमारे पास जो अमोनियम और बोरेट आयन आता है हमारे पास फ्लास्क के अंदर, रिसीविंग फ्लास्क के अंदर, तो उसकी हम नेक्स्ट क्या करते हैं टाइट्रेशन करते हैं ताकि हम क्या कर सकें कि कितना नाइट्रोजन कंटेंट मौजूद है हम वो फाइंड आउट कर सकें। जब टाइट्रेशन करते हैं वो विद द यूज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो उसके साथ यूज़ करते हैं। देन हम फार्मूला यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं नाइट्रोजन कॉन्टेंट की अमाउंट जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं हमारे पास के सैंपल के अंदर कितना प्रोटीन मौजूद है। ये हमारे पास कौन सा मेथड था, जलडाल मेथड था। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है इन्हांस्ड डुमास मेथड, जो भी हम उसको भी हम यूज़ करते हैं प्रोटीन्स के एनालिसिस के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है enhanced डुमास मेथड, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं बताऊँ अ सैंपल ऑफ नॉन मास इज कम्बस्टेड इन हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे हम अपने मास सैंपल की जो है वो कम्बस्टन करवाते हैं
चैम्बर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस लीड टू रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है वो जनरेट होती है जब हम अपना सैंपल जिसके अंदर प्रोटीन मौजूद है उसकी हम कंबस्टन करवाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को हम रिमूव करवा देते हैं ओवर स्पेशल कॉलम दैट एब्जॉर्ब देम, कोई भी हम स्पेशल कॉलम अटैच करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को एब्जॉर्ब करके हम उसको रिमूव करवाते हैं। जितना भी नाइट्रोजन कंटेंट रहता है उसको हम मेजर करते हैं बाय पासिंग द रिमेनिंग गैसेज थ्रू अ कॉलम दैट हैज़ अ थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर एट द एंड। हमने कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर कंटेंट जनरेट हुआ उसको हमने स्पेशल कॉलम के जरिए जो है रिमूव करवा दिया। इसके अलावा जो नाइट्रोजन कंटेंट रह जाता है वो हम एक और कॉलम जो हम अटैच करवाते हैं जिसके जरिए हम नाइट्रोजन कंटेंट को पास आउट करवाते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर एट द एंड ऑफ द कॉलम मौजूद होता है। द कॉलम हेल्प टू सेपरेट द नाइट्रोजन फ्रॉम एनी रेजिडुअल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दैट मे have remained in the gas stream. The instrument is calibrated by analyzing a material that is pure and has a non-nitrogen content. ठीक है, इस तरह से फिर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा जब उस कॉलम के अंदर से गुजरेगा तो थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर हमने अटैच किया हुआ है, जैसे ही वहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन कंटेंट वहाँ से पास आउट होता है, दस द सिग्नल फ्रॉम द थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ नोट। तो जो भी हमारे पास नाइट्रोजन के पास आउट होने की वजह से थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर हमें सिग्नल देता है, उस सिग्नल को हम डायरेक्टली रिलेट कर लेते हैं नाइट्रोजन कॉन्टेंट से, और वो नाइट्रोजन कॉन्टेंट जो है वो हमें जो है वो इंडिकेशन देता है या हमें जो है वो एक जो भी हमारे सैंपल के अंदर प्रोटीन की कितनी अमाउंट मौजूद है उसकी हमें कॉन्सेंट्रेशन होता है। एज विद द जिल्डाल मेथड इट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द सैंपल टू द प्रोटीन कंटेंट यूजिंग सूटेबल कन्वेरिएंट फैक्टर। फिर हम क्या करते हैं, सूटेबल कन्वेरिएंट फैक्टर यूज करके जितना भी हमारे पास नाइट्रोजन कंटेंट की वजह से कंडक्टिविटी मेथड के अंदर कंडक्टिविटी डिटेक्टर के जरिए हमारे पास जो भी सिग्नल आता है उसको हम कन्वेरिएंट फैक्टर के जरिए जो है कन्वर्ट करके क्या करते हैं अपने सैंपल के अंदर कितनी अमाउंट मौजूद है हमारे उसकी प्रोटीन की हम वो फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा जो मेथड यूज़ होता है वो है बायूरेट मेथड और नीन हाइड्रेट मेथड जो है वो यूज़ होते हैं। सेकेंड मेथड हमने ये देखा। इसके अलावा जो थर्ड मेथड है वो है बायूरेट मेथड, जिसमें हम बायूरेट रिएजेंट यूज़ करते हैं, और फोर्थ हमारे पास है नीन हाइड्रेट। नीन हाइड्रेट भी जो है वो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं। बेसिकली इसको हम क्वालिटेटिव मेथड कह सकते हैं, क्योंकि जिसमें हम क्या करते हैं सिर्फ हम ये आइडेंटिफाई करते हैं आदर हमारे सैंपल के अंदर प्रोटीन मौजूद है या नहीं। बायूरेट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, बायूरेट रिएजेंट जो कि हम कहते हैं कि कमर्शियली अवेलेबल होते हैं, विच कंटेन ऑल द केमिकल्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द एनालिसिस कैन बी परचेज कमर्शियली। इट इज मिक्स विद द प्रोटीन सोल्यूशन एंड देन अलाउड टू स्टैंड फॉर 15 to 30 मिनट बिफोर द एब्जॉर्बेंस इज रीड एट 540 नैनोमीटर। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी सैंपल है उस सैंपल को हमने प्रिपेयर कर लिया, देन हम उसके अंदर क्या करते हैं बायूरेट रिएजेंट को ऐड करके और उसको जो है 15 to 30 मिनट्स के लिए स्टैंड कर देते हैं। उसके बाद जो कलर चेंज आता है वायलेट टू पर्पलिश कलर जो है वो हमारे पास चेंज आता है, और उसकी फिर हम क्या करते हैं एब्जॉर्बेंस नोट डाउन करते हैं 540 नैनोमीटर पे, और देन हम उससे क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो सैंपल है उसके अंदर प्रोटीन की कितनी अमाउंट मौजूद है। नेक्स्ट जो है वो नीन हाइड्रेट मेथड है। नीन हाइड्रेट मेथड के अंदर भी हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास सोल्यूशन होता है उसके अंदर हम नीन हाइड्रेट ऐड करते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट बताती हूँ कि नीन हाइड्रेट का जो है वो हम कितनी अमाउंट ऐड करते हैं। मोस्ट कॉमन मेथड है, इवन हम फॉरेंसिक एनालिसिस के अंदर भी क्या है नीन हाइड्रेट का मेथड जो है वो यूज़ करता है, और इसको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए नीन हाइड्रेट टेस्ट जो है वो बेसिकली क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए होता है। 0.1% हमने सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं नीन हाइड्रेट का, और 3 ml ऑफ सैंपल सोल्यूशन जो है वो हम मिक्स करते हैं। कितना 0.3 ml 0.1% सोल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं नीन हाइड्रेट का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है 3 ml मिक्स करते हैं विद सैंपल के साथ 0.1% सोल्यूशन ऑफ नीन हाइड्रेट प्लस 3 ml ऑफ सैंपल। नीन हाइड्रेट का जो सोल्यूशन लेना है वो आपने 3 ml सैंपल। उसके बाद आपने उसको क्या करना है बॉयल करना है। बॉयल जब आप करेंगे तो आपके पास कौन सा कलर आता है, पर्पल कलर आ जाता है, ठीक है, नोट दैट ब्लू कलर आ जाता है। बॉयल करेंगे तो आपके पास ब्लू कलर आएगा। अगर ब्लू कलर आ जाता है तो वो ये इंडिकेट करता है कि आपका जो भी सैंपल है, चाहे वो फूड का सैंपल है या कोई भी सैंपल है, उसके अंदर क्या मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है। तो नेक्स्ट जो फोर्थ मेथड है वो है नीन हाइड्रेट मेथड, जो हम क्या करते हैं अपने सैंपल के अंदर से प्रोटीन की डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारा जो था वो प्रोटीन के मेथड्स जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हम देखते हैं
वो देखेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे पास सैंपल के अंदर डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अगर हमने अपने फूड के अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स की डिटेक्शन करनी है, डिफरेंट जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, शुगर्स मौजूद है, तो हम उनकी डिटेक्शन के लिए कौन से मेथड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, जिसमें हम मोनोसेक्राइड्स कह सकते हैं, और ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं और पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, जो कि या फिर डाइसेक्राइड्स होते हैं, हमारे डिफरेंट फूड सैंपल्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो उनके एनालिसिस के लिए भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास हमने एनालिसिस करते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास सैंपल्स आते हैं वो वैरायटी ऑफ द डिफरेंट सैंपल्स आते हैं, जिनको क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप के सैंपल है, तो सैंपल को प्रिपेयर करने के भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन नीडेड टू प्रिपेयर सैंपल फॉर कार्बोहाइड्रेट एनालिसिस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द फूड बीइंग एनालाइज, कि किस टाइप की आपके पास फूड है, किस तरह से आप एनालाइज करना चाह रहे हैं। अगर हमारे पास एक्वस सोल्यूशन है, लाइक अगर हम कोई फ्रूट जूसेस है, सिरप्स हैं या हनी है, जिसके अंदर से आपने अपना कार्बोहाइड्रेट्स की डिटर्मिनेशन करनी है, तो उसके लिए आपको जो सैंपल प्रिपरेशन होती है वो बहुत कम रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनके अंदर हम कह सकते हैं कि कोई फिजिकली या केमिकली अटैच्ड मैट्रिक्स हो सकते हैं, लाइक अगर हम कहते हैं कि हमारे पास नट्स हैं, सीरियल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो जिनके अंदर हम कह सकते हैं कि बहुत सारे केमिकली या फिजिकली कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, मैट्रिक्स मौजूद होते हैं, तो जिनको रिमूव करना ज़रूरी होता है, ताकि हम क्या कर सकें, स्पेसिफिकली अपने जो एनालाइट हम एनालाइज करना चाह रहे हैं उसको हम एनालाइज कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं अपने सैंपल के प्रिपरेशन के लिए। मोस्ट कॉमनली या जनरल में अगर मैं मेथड कहूँ कि हम अपनी सैंपल की प्रिपरेशन का यूज़ करते हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उसके कुछ स्टेप्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। सैंपल प्रिपरेशन, वैसे तो मैंने जैसा आपको पहले यही बताया कि हम अकॉर्डिंगली करते हैं कि हमारा फूड सैंपल किस तरह का है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे सैंपल की प्रिपरेशन होंगी। लेकिन कुछ कॉमन स्टेप्स होते हैं जो अडॉप्ट किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं फर्स्ट वन है कि अपने क्या करना है, जितना भी आपका फूड सैंपल है, फूड्स आर यूजुअली ड्राइड अंडर वैक्यूम, फूड्स को जो है वो ड्राई किया जाता है। फूड्स आर usually dried अंडर वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम के अंडर जो है आप फूड्स को ड्राई करते हैं ताकि क्या हो सके कि कोई भी थर्मल डिग्रेडेशन ना हो सके। उसके बाद ग्राउंड टू फाइन पाउडर, फाइन पाउडर के अंदर हम उसकी ग्राइंडिंग करवा लेते हैं, ग्राउंड टू फाइन पाउडर, ठीक है। फाइन पाउडर के फॉर्म में ग्राउंडिंग कर लेते हैं ताकि क्या कर सके कि जो भी हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकना चाह रहे हैं वो हमारी एक्सट्रैक्शन इंक्रीज एंड देन डिफेटेड बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। उसके बाद सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के जरिए डिफेटेड बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए हम उसको डिफेट कर देते हैं। तो यूजुअली बाकी तो जो भी है हमारे पास जिस तरह का सैंपल होगा उसके अकॉर्डिंगली हम स्टेप्स कैरी आउट करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन स्टेप्स जो हम कहते हैं कि हम करते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेथड्स कौन कौन से हैं हमारे फूड के कार्बोहाइड्रेट्स के एनालिसिस के, जिसमें फर्स्ट वन अगर आ जाता है वो है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। बहुत सारे डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर्स हैं, जिनको हम क्या करते हैं क्रोमेटोग्राफी के जरिए जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी को आप कह सकते हैं कि मोस्ट पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक है, जिसको हम क्या करते हैं डिफरेंट टाइप्स की मोनोसेक्राइड्स या ओलिगोसेक्राइड्स की डिटेक्शन के लिए या उनकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है हमारे फूड सैंपल्स के अंदर, हमें उसकी डिटर्मिनेशन के लिए हम जो है वो क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। थिन क्रोमेटोग्राफी है, गैस क्रोमेटोग्राफी है और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होती है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की डिटेक्शन के लिए फूड सैंपल्स के अंदर से। कार्बोहाइड्रेट आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंशियल
Adsorption characteristic by passing the solution to be analyzed through a column. Carbohydrates can be separated on the basis of their partition coefficient, polarities और साइज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कॉलम यूज। तो क्रोमेटोग्राफी मेथड जो है मोस्ट कॉमनली और मोस्ट पावरफुल टेक्निक हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ओलिगोसैकेराइड्स हैं या मोनोसैकेराइड्स हैं उनकी सेपरेशन के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड। बेसिक प्रिंसिपल्स आपको इनको पता है कि हम किस तरह से जो है वो क्रोमेटोग्राफी के अंदर अपने सैंपल्स की सेपरेशन करवाते हैं। इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड सेकंड हमारे पास आता है, ठीक है। तो सेम वही प्रिंसिपल हम यूज़ करेंगे इनको सेपरेट। इलेक्ट्रोफोरेटिक में हमारे पास क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो सेपरेशन होती है वो बेस करती है या तो चार्जेस की बेस पे हम अपने सैंपल को सेपरेट करते हैं, या अगर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ कर रहे हैं तो वो सेपरेशन करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अपना जो सैंपल होता है कार्बोहाइड्रेट्स होता है उनको हम डेरिवेटाइज करते हैं। डेरिवेटाइज करने का मकसद ये होता है कि क्या कर सकें, हम अपना सैंपल को जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है उनको इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकें। तो मोस्ट कॉमनली जो हम अपने सैंपल को डेरिवेटाइज करवाते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज करने के लिए, वो हम बोरेट के साथ इसका जो है वो रिएक्शन करवा के इसको हम इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं। देन हम क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर अपना सैंपल अप्लाई करके वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और हमारे जो डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं या कितनी अमाउंट कार्बोहाइड्रेट्स की मौजूद है वो सेपरेट हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस। स्मॉल साइज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एज कम्पेयर टू द लार्जर मॉलिक्यूल्स और साइजेस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जैसे मैंने बताया कि साइज की बेस पे सेपरेशन होते हैं अंडर द इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो चार्ज की बेस पे क्या कर सकते हैं, मतलब हमने डेरिवेटाइज करके उनको चार्ज कर लिया, देन हमने उनको इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो अप्लाई किया और उनको जो है उनके चार्ज की बेसिस पे और या फिर साइज की बेसिस पे जो है उनको सेपरेट कर लिया। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं इनके कार्बोहाइड्रेट्स की सेपरेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं केमिकल मेथड्स। जिसमें अगर मैं फर्स्ट बताऊं तो क्या है, टाइट्रेशन का मेथड। मोस्ट कॉमनली कि हम क्या करते हैं, अपने सैंपल्स को टाइट्रेट कर लेते हैं, टाइट्रेशन, जिसमें हमारे पास फूड का amount of boiling copper sulfate solution. A burette is used to add carbohydrate solution being analyzed to flask containing a known amount of boiling copper sulfate. हम अपनी क्या करते हैं, फ्लास्क के अंदर कॉपर सल्फेट का बॉइलिंग सोल्यूशन लेते हैं, उसमें मिथाइलिन ब्लू इंडिकेटर ऐड करते हैं और हम ब्यूरेट के अंदर जो है वो अपनी शुगर कार्बोहाइड्रेट्स का जो है वो सोल्यूशन ऐड करते हैं। The reducing sugar in the carbohydrate solution react with the copper sulfate present in the flask. Once all the copper sulfate in solution has reacted, any further addition of reducing sugar causes the indicator to change from blue to white color, ठीक है। तो बाय टाइट्रेशन हम क्या कर सकते हैं, अपने सैंपल के अंदर से शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी अमाउंट मौजूद है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है वो है केमिकल मेथड। ग्रेविमेट्रिक मेथड आता है। ग्रेविमेट्रिक मेथड का सेम प्रिंसिपल जो आपको ऑलरेडी नोन है कि हम क्या करते हैं कि किसी भी इनसॉल्युबल या प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कोई भी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड करके हम क्या करते हैं, अपनी जो भी फूड के अंदर कंपोनेंट मौजूद है उसको हम इनसॉल्युबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके देन हम क्या करते हैं, ग्रेविमेट्रिकली उसको एनालाइज कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड एक्सेस ऑफ कॉपर सल्फेट एंड अल्कलाइन टार्ट्रेट अंडर केयरफुली कंट्रोल कंडीशन विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड प्रेसिपिटेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को पहले ऑक्सीडाइज करवाते हैं कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ, उसके बाद उसको अल्कलीन के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, कॉपर ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट आ जाते हैं। द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिड्यूसिंग शुगर। जितने हमारे पास कॉपर ऑक्साइड के जो है वो प्रेसिपिटेट्स आएंगे वो डायरेक्टली रिलेट करेंगे कि हमारे पास शुगर कितनी मौजूद है, ठीक है। तो वो प्रेसिपिटेट जितने आते हैं हम उनको कलेक्ट करके ड्राई करके वेइंग करके फिल्टर करके और उनका वे मेजर करके हम क्या कर सकते हैं, अपने सैंपल के अंदर से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास कितने कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैलोरीमेट्रिक मेथड आता है केमिकल मेथड में। कैलोरीमेट्रिक मेथड का बेसिक प्रिंसिपल भी आपको बहुत ज़्यादा कॉमनली नोन है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि हम अपने सैंपल के अंदर जो कंपोनेंट है जिसको हम एनालाइज करने चाह रहे हैं उसके अंदर हम कोई ऐसा एजेंट डालते हैं जो क्या करता है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना के उसको कलर्ड कंपाउंड के अंदर चेंज कर देता है और फिर हम एक खास स्पेसिफिक वेवलेंथ के ऊपर जो है वो उसकी
की एब्जॉर्बेंस जो है वो नोट डाउन करके हम क्या करते हैं, कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ करके हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोस्ट कॉमनली अगर मैं बताऊं कि कार्बोहाइड्रेट्स की डिटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिनोल और सल्फ्यूरिक एसिड का मेथड जो है वो हम यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की डिटेक्शन के लिए। फिनोल सल्फ्यूरिक एसिड मेथड इज एन एग्जांपल ऑफ कैलोरीमेट्रिक मेथड दैट इज वाइडली यूज्ड टू डिटरमिन द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन अ फूड। A clear aqueous solution of the carbohydrate to be analyzed is placed in a test tube। क्लियर सोल्यूशन बनाते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड करते हैं, उसके अंदर हम फिनोल और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे सोल्यूशन का कलर जो है वो येलो टू ऑरेंज कलर चेंज हो जाता है ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड द फिनोल। उसके बाद हम क्या करेंगे, 420 नैनोमीटर पे जो है वो हम उसकी एब्जॉर्बेंस नोट डाउन कर लेते हैं, और जितनी हमारे पास एब्जॉर्बेंस आती है कैलिब्रेशन कर्व हम उसी तरह से स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना के कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ करते हैं, और देन हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो सैंपल है उसके अंदर कितनी अमाउंट ऑफ शुगर मौजूद है। तो इसको हम क्या कहेंगे, अपना कैलोरीमेट्रिक मेथड कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इंजाइमेटिक मेथड आता है कि हम कोई भी इंजाइम्स जो है वो ऐड करके उसकी इंजाइमेटिक रिएक्शन की बेस पे जो है वो हम क्या करते हैं, इंजाइमेटिक मेथड, ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं, इंजाइमेटिक मेथड को हम केमिकल मेथड में कंसीडर करें, ठीक है, मेथड जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि क्या करते हैं, कोई भी एंजाइम ऐड करके जो कि क्या करता है, स्पेसिफिक रिएक्शंस को कैटालाइज कर सकता है। इस मेथड को भी हम यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट्स की डिटेक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं वो है फिजिकल मेथड्स। कार्बोहाइड्रेट्स की डिटेक्शन के लिए डिफरेंट फिजिकल मेथड्स यूज़ होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वन आता है वो है पोलैरिमेट्री। फर्स्ट आता है पोलैरिमेट्री, पोलैरोमीटर जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट। पोलैरिमेट्री का काम क्या होता है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है उसको रोटेट करता है, जितने एंगल पे वो रोटेट करेगा उस एंगल ऑफ रोटेशन को हम मैयर करके क्या कर सकते हैं, हम कॉन्सेंट्रेशन मैयर कर सकते हैं। मॉलिक्यूल दैट कंटेन एन एसिमेट्रिक कार्बन एटम have the ability to rotate plane polarized light। A polarimeter is a device that measure the angle that plane polarized light is rotated on passing through the solution। जब अपने सैंपल के अंदर से प्लेन पोलराइज लाइट को पास आउट कराते हैं, जितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूशन के अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट मौजूद होगी, लाइट जो है वो उतने ही एंगल पे रोटेट करती है। तो जितने एंगल पे वो, जितना उसका एंगल ऑफ रोटेशन होगा उस एंगल ऑफ रोटेशन को मैयर करते हैं, और उससे हम क्या कर सकते हैं कि अपने हमारा जो सैंपल है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की कितनी अमाउंट मौजूद है वो हम फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ज़रिए भी हम क्या करते हैं, अपने सैंपल के अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स के अमाउंट को फाइंड आउट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारे पास क्या आ जाता है कि हम कहते हैं कि आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट है कि एक एयर मीडियम से, और कि जब वो किसी से दूसरे मीडियम के अंदर से पास आउट होती है तो वो अपना एंगल चेंज करती है। In practice, the refractive index of carbohydrate solution is usually measured at a boundary chord। The refractive index of carbohydrate solution increases with the increasing concentration and so can be used to measure the amount of carbohydrates। कार्बोहाइड्रेट्स के सोल्यूशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है जैसे जैसे उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा उतना ही वो डायरेक्टली रिलेट करेगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन से। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो यूजुअली रूम टेम्परेचर पे या 20 डिग्री सेल्सियस पे हम मैयर करते हैं, और उसकी जो वेव लेंथ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज़ हम करते हैं वो 589.3 मिलीमीटर है, नैनोमीटर है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेंसिटी। द डेंसिटी की बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। डेंसिटी में क्या है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या होती है कि उसके मास को डिवाइड करना बाय वॉल्यूम। द डेंसिटी ऑफ द एक्वस सोल्यूशन इंक्रीजेज एज द कार्बोहाइड्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज। अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन मौजूद है, अगर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से क्या होगी, उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो जितना डेंसिटी के अंदर इंक्रीमेंट आता है, इंक्रीज होती है, उतनी ही हम कह सकते हैं कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन कम है या ज़्यादा है। डेंसिटी को मेजर करने के लिए सेम हम वही डेंसिटी बॉटल्स या हाइड्रोमीटर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, और ये टेक्निक जो डेंसिटी की बेस पे कार्बोहाइड्रेट्स की डिटेक्शन करना मोस्ट कॉमनली या मोस्ट रूटीनली हम कहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो यूज़ होती है, जिसके लिए वो क्या करते हैं, जूसेस के अंदर या कोई डिफरेंट बेवरेजेस बनाई गई है उनके अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स की डिटेक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है IR। IR के ज़रिए भी जो है वो क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है। सिंपलेस्ट इज़ द प्रिंसिपल दैट कि हम कहते हैं कि जितने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होंगे, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, उतनी ज़्यादा वो रेडिएशंस
की जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे, और जितनी ज़्यादा रेडिएशन की एब्जॉर्बेंस, जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी उतनी वो डायरेक्टली रिलेट करेगी कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट के साथ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने सैंपल के अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स की डिटेक्शन कर सकते हैं फिजिकल मेथड्स के। हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में जो है वो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे कि लिपिड्स की जो है वो हम किस तरह से, अगर हमारे फूड सैंपल्स के अंदर लिपिड्स मौजूद है तो उनकी हम डिटेक्शन कौन कौन से मेथड के ज़रिए कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।